गुस्से की जब बात आती है तो हमारे को हमेशा ही ये बोला गया है कि गुस्सा करना बुरी बात है। अनएक्सप्रेस्ड एंगर क्या है? गुस्सा एक्सप्रेस करने से आप सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पीपल प्लीजिंग होती क्या है। क्योंकि पीपल प्लीजर तो हम बहुत लोग बोलते हैं कि पीपल प्लीजर, ये लोग वो होते हैं जो अपनी नीड्स की जगह दूसरों की नीड्स को पहला रखते हैं। क्यों? ताकि सामने वाला उनको पसंद कर पाए। गुस्सा एक बहुत ही नेचुरल इमोशन है। ऑल्दो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि गुस्सा जो है ये एक एक्सप्रेशन है, उसको निकालना हमेशा ही ज़्यादा फायदेमंद है बजाय इसके कि आप उसको हेलो एंड वेलकम बैक टू सॉल्व्यूम। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, या फिर यूँ कहे उसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। दैट इज़ अनएक्सप्रेस्ड एंगर एंड हेल्थ। अब हमारे दबे हुए इमोशंस या जो हमारा दबा हुआ एंगर है वो हमारी हेल्थ को किस तरीके से इम्पेक्ट करता है। कई बार लोग गुस्सा अपने अंदर दबा लेते हैं, या जनरल लैंग्वेज में हम कहें कि गुस्से को पी जाते हैं। तो वो उस गुस्से को पीने के बाद उनकी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है उसके बारे में उन्हें पता नहीं होता, इसीलिए वो अपने गुस्से को दबा लेते हैं। आज इस एपिसोड के अंदर हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि हमारा जो दबा हुआ गुस्सा है या जो भी इमोशन है हमारे, वो हमारी हेल्थ के ऊपर किस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव शर्मा, रिटायर्ड। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, और सर से जानते हैं कि हमारे अनएक्सप्रेस्ड एंगर का हमारी हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है। हेलो सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया। सर, जो हमारे अनएक्सप्रेस्ड एंगर है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आई थिंक लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। देखिए, जब एंगर की बात आती है हमें हमेशा ही ये बोला गया है कि गुस्सा करना बुरी बात है। अनएक्सप्रेस्ड एंगर क्या है? जब आपको गुस्सा एक्सप्रेस करने से आपको हिचक हो। हाँ। कई बार होता है कि एडजस्ट करने को बोला जाता है। सोसाइटी में बहुत बार बोलते हैं कि एडजस्ट कर लो। आपको गुस्सा आ रहा होता है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं और चुप रह लेते हैं। कई बार होता है कि आपको गुस्सा आ रहा होता है हाँ। और चुपचाप आप जाके कहीं कहीं बुड़बुड़ा लेते हो। हाँ। वो फिर भी ठीक है, क्योंकि आप उसमें एक्सप्रेस तो कर रहे हो कम से कम। चाहे आप अपने आप से बात कर रहे हो पर आप एक्सप्रेस कर रहे हो। कई बार होता है कि आप उसको कुछ भी नहीं कर पाते, आप चेहरे पे आपके स्माइल होती है और अंदर ही अंदर आप कुढ़ रहे होते हो। तो वो जो स्टेट है उसको अनएक्सप्रेस्ड एंगर बोलते हैं हम लोग। सर, कई बार लोगों में ऐसा भी होता है, पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो रोना भी आता है साथ साथ में। हाँ। तो अगर जैसे सपोज कि मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया लेकिन रोना आया, तो क्या उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो गुस्सा था वो हमने निकाल दिया? कुछ हद तक बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए रोना जो है वो एक रिलीज का मेथड है। हाँ। कि आपका जो इमोशन आपके अंदर बहुत ज्यादा उबार आ रहा है वो रोने से निकल गया थोड़ा सा। हाँ। रोना इज लाइक अ सेफ्टी वॉल्व, कि आपका इमोशन बढ़ा तो आप रो दिए। कई लोग होते हैं जो रो भी नहीं पाते हैं। हाँ। तो कैसे रो, या रोना भी उनको नहीं आ रहा होता है, उनको सिर्फ एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर वो कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ वो स्माइल करेंगे अंदर ही अंदर। वो सोसाइटी ने हमें बनाया हुआ है वैसा कि हम गुस्से को बुरा मानते हैं और उसको दबा देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ज़्यादा गुस्सा करना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो इस चक्कर में भी लोग नहीं करते, और फिर किसी को आता है तो दबा लेते हैं। तो मतलब दोनों तरीके से उनकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है ना फिर। देखिए, ज़्यादा गुस्सा करना कब होता है? जब आपके अंदर के खुद के जो इमोशंस हैं उनको आपने डिसरेगुलेट रखा है। अगर आपके अंदर के जो खुद के जो इमोशंस हैं वो रेगुलेटेड हैं तो आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा ही नहीं। अगर आता भी है तो उसके टूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं कि आप उस गुस्से को धीरे धीरे रेगुलेट कर लें। मेन चीज़ है कि गुस्सा आ क्यों रहा है, एक इंसान जो है वो गुस्सा क्यों करता है ज़्यादा। कोई उसकी बाउंड्री जो है वो क्रॉस हो रही है तो उनको गुस्सा आ रहा है। हाँ। या फिर ये हो सकता है कि उनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कोई और भी रीज़न हो सकता है उस गुस्से के पीछे। हाँ। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई एक इंसान है जिसको कमाई करनी है, जो डेली उसको अर्निंग करनी है, और उस अर्निंग के लिए उनको एक सर्टेन अमाउंट है जो उनको हर रोज़ कमाना है। बिल्कुल।
लेट्स से हर रोज या हर महीने मान लीजिए, अगर वो उस अमाउंट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो रोएंगे, हाँ, और रो भी नहीं सकते तो वो गुस्सा निकलेगा कि इतने सारे लोग आ जाते हैं, हाँ, और मेरे से काम करवाते रहते हैं लेकिन पेमेंट मेरे को मिलती नहीं है। बिल्कुल। तो वो गुस्सा नहीं है, वो उसके पीछे कोई और इमोशन है। एक इमोशन है कि मैं इनफ नहीं हूँ, दैट आई एम नॉट इनफ। काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता उसे। हाँ जी, सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं उसको, लेकिन इट्स मोर अबाउट कि जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जब आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं एक्सपेक्टेशंस, तो आप उसको गुस्से के तौर पर निकाल रहे हैं। सर गुस्सा एक हमारा नेचुरल इमोशन है, जी, तो उसको फील करना किस हद तक ठीक है? क्योंकि उसे सप्रेस करने में ज़्यादा फायदा है या फिर उसे निकाल देने में ज़्यादा फायदा है? देखिए, गुस्सा एक बहुत ही नेचुरल इमोशन है। ऑल्दो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि गुस्सा जो है ये एक एक्सप्रेशन है। हाँ, उसको निकालना हमेशा ही ज़्यादा फायदेमंद है, बजाय इसके कि आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, अपने अंदर दबा रहे हैं। वो अगर आप दबाते रहेंगे उसको, तो कई बार होता है ना कि आप चलते रह रहे हैं और सडनली आपको गुस्सा एक फट के निकलता है, क्योंकि आपने इतने दिनों से उसको धीरे 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 उसको पनपने दिया। हाँ, और वो एक प्रेशर कुकर की तरह आपकी एक सीटी लगती है और वो पूरा गुस्सा आपका बाहर आ जाता है। उस टाइम आपको ये नहीं समझ में आता कि आगे सामने वाला कौन है, हाँ, और क्या स्टेट में है वो, लेकिन आपको अपना गुस्सा निकालना होता है। सो अगर आप गुस्सा जो है उसको एक्सप्रेस करते रहें किसी भी तरीके से, तरीके बहुत हैं, उनको एक्सप्रेस करते रहें, तो ये गुस्सा जो फटने वाला जो चीज़ होती है इस स्टेज तक आएगा ही नहीं। बिल्कुल। हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि टाइम टू टाइम उस गुस्से वाले टैब को हम खोलते रहें, ताकि जो गुस्सा है वो निकलता रहे, मतलब अंदर एक अच्छी गुड फीलिंग के साथ हम रहें। गुड फीलिंग मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक न्यूट्रल स्टेट हो जो आपके अंदर शांति रहे। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके अंदर एक स्टेट ये होती है, जैसे आपने बोला अभी कि गुड फीलिंग। अब हम यही चाहते हैं कि गुड फीलिंग रहे। हाँ, तो गुड फीलिंग के चक्कर में हम जो सो कॉल्ड बैड फीलिंग्स हैं उनको हम दबाते रहते हैं। अगर आपको बैड इमोशंस आ रहे हैं तो उनको निकालिए। उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो इमोशंस कोई ख़राब नहीं है, सिर्फ आपका उनको देखने का नज़रिया थोड़ा सा गलत है। अच्छा सर, अगर अब हम हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो गुस्से को सप्रेस करना या जो भी हमारे नेगेटिव इमोशन है उनको सप्रेस करने के पीछे साइंटिफिकली और साइकोसोमेटिकली एक लिंक क्या है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा साइकोसोमेटिक्स होता क्या है। साइकोसोमेटिक्स जो है वो एक साइंस की एक ब्रांच है जो ये मानती है कि जो भी आपके सोमेटिक इज एक्चुअली बॉडी, सो जो भी आपका बॉडी में इश्यूज आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक आपके इमोशंस जो कि साइक से आता है, आपके थॉट प्रोसेस से आपके बॉडी में आ रहे हैं। सो वो साइकोसोमेटिक्स है। अब इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो जब आप कोई भी इमोशन को दबा रहे होते हैं, सो अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे, जब आप किसी एक खतरे की जगह में आते हैं या किसी भी डेंजर की एरिया में होते हैं, तो आपके बॉडी में क्या होता है? पहला चीज़ है कि आप थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट होने के साथ साथ आपके जो मसल्स हैं वो थोड़ी टाइट हो जाएंगी, आप चौकन्ने रहेंगे हमेशा। सो जब ये चीज़ हो रही है, इसको बोलते हैं हम फाइट और फ्लाइट। या तो आप वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे विच इज़ फ्लाइट, और या फिर आप उस चीज़ के लिए लड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे विच इज़ फाइट। सो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उससे लड़िए या वहाँ से भाग जाइए। क्या होता है, ये जब हम लोग जंगलों में रहते थे या जब स्टोन एज में थे, तब तो ये काम का था कि सामने कोई जानवर आ गया तो आप भाग सकते हैं या उससे लड़ सकते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में वो जानवर सो कॉल्ड इंसान भी है, उस चीज़ से आप डर भी रहे हैं लेकिन आप वहाँ से भाग भी नहीं पा रहे हैं और उससे लड़ भी नहीं पा रहे हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि आपकी जो बॉडी है वो एक परपेचुअल उस स्टेट में रहती है फाइट एंड फ्लाइट के।
अब जब परपेचुअल रहेगी तो आपकी बॉडी में एड्रेनालिन करके हार्मोन होता है, वो सिक्रीट होगा, फिर कॉर्टिजोल सिक्रीट होगा। सो जब ये दो हार्मोन और इसके साथ में और भी हार्मोन्स होते हैं, जब ये आपकी बॉडी में बनते रहेंगे और आपको एक रेस्ट का जो स्टेट होता है उसमें नहीं जा पा रहे हो आप, सो ये ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं आपकी बॉडी में। सो ये तो हो गया साइंटिफिक रीज़न। अब साइकोसोमैटिक्स में देखा जाए तो भी आपकी जो इमोशनल एनर्जी है वो रिलीज नहीं हो रही है, आपके अंदर ही वो एनर्जी घूम रही है एज इमोशंस। तो जब ये एनर्जी घूम रही है आपके अंदर तो घूमते घूमते कहीं तो रुकेगी, बिल्कुल जहाँ पर रुकेगी कहीं पर बॉडी में रुकेगी आपके, और जिस पार्ट में आपके रुकी वो एनर्जी वहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ये एक ही बार में नहीं होता है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है जब कंटिन्यूअसली हम इस एंगर को सप्रेस करते रहते हैं। हाँ, चाहे आप फाइट एंड फ्लाइट देख लीजिए कंटिन्यूअस, जो आजकल हम बात करते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये क्या है? ये वही फाइट एंड फ्लाइट स्टेट है जो कि आपका रिलीज नहीं हो रहा है, आप रेस्ट पीरियड में नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। एक और टर्म है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वही है जो फाइट एंड फ्लाइट में आपको मदद करता है। अच्छा। सो आप अगर उसी में ही रहेंगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी हमेशा ही चौकन्ना रहे। अच्छा। तो उस वजह से आपका जो बॉडी है उस पर असर देखा जाता है। सर, हमारी सोसाइटी में ना ऐसे भी लोग हैं जो बहुत नाइस होते हैं, पीपल प्लीजिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, जो बेचारे ना तो कुछ बोल पाते, गुस्सा तो चलो करने की बहुत दूर की बात है। तो सर, जो पीपल प्लीजर्स होते हैं उनके अंदर ये गुस्से वाले इमोशन ज़्यादा देखा जाता है क्या? सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पीपल प्लीजिंग होती क्या है। बिल्कुल। क्योंकि पीपल प्लीजर तो हम बहुत लोग बोलते हैं कि पीपल प्लीजर, ये लोग वो होते हैं जो अपनी नीड्स की जगह दूसरों की नीड्स को पहला रखते हैं। क्यों? ताकि सामने वाला उनको पसंद कर पाए। इट इज़ अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ आइडेंटिटी। अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है और या फिर वो क्या मेरे बारे में बोलते हैं, और आपके अंदर ही अंदर ये डर थोड़ा सा बैठता है, सो क्या होगा, आप सामने वालों को या दूसरे लोगों को आप एक इमेज दिखाना चाहेंगे अपनी कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। हाँ। सो ये हो गई पीपल प्लीजिंग। अब आते हैं कि इनके अंदर एंगर ज़्यादा होता है कि नहीं होता। देखिए, मैं ये बोलूँगा कि इनके अंदर एंगर होता है, बट वो एंगर क्यों होता है? क्योंकि ये पहला चीज़ है, ये अपनी बात को रख नहीं पाते किसी के सामने, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो आपके स्पाउस हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे कोई भी हो, चाहे राह चलता कोई स्ट्रेंजर ही हो, वो अपनी बात नहीं रख पाते। हाँ। दूसरा चीज़ है कि अपनी जो इनकी खुद की जो ज़रूरतें हैं उनको ये प्रायोरिटी नहीं देते। तो जब आप ऐसे स्टेट में हो तो आपके अंदर जो भी इमोशंस आ रहे हैं वो गुस्से के तौर पर निकलते हैं। क्योंकि एक टाइम आता है ना, जब तक आप अपने इमोशंस जो आपके अंदर आ रहे हैं उनको आप बढ़ने दे रहे हो, एंड सडनली वो आपके अंदर से फट के निकलते हैं। तो हम ये बोल देते हैं कि पीपल प्लीजर जो हैं वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं। लेकिन एक बात और है कि जो ये पीपल प्लीजर्स हैं, जब ये गुस्सा करते हैं उसके बाद ये गिल्ट भी बहुत फील करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बीइंग सो नाइस पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि मैंने क्यों बोला, सामने वाले को बुरा ना लग जाए मेरी बातों का। उसके बाद क्या होगा, ये ओवरली और ज़्यादा प्लीज करने की कोशिश करेंगे। सो एक लूप बन जाता है। बिल्कुल। तो जब लूप बन जाएगा तो फिर उनका फिर से एंगर निकलेगा, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर रहे ना अपने आप को। तो सर, जो लोग एक्सप्रेस नहीं करते अपने एंगर को, उनकी बॉडी किस तरीके की साइन देती है उनको कि अब उनकी हेल्थ खराब हो रही है? देखिए, हेल्थ खराब हो रही है, हम लोग जब देखते हैं हेल्थ को नॉर्मल सोसाइटी में, तो हम मानते हैं कि हेल्थ जो है वो किसी रीज़न से ख़राब हो रही है, कि हमारी डाइट ख़राब है या लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं। लेकिन एंगर जो है या ये पीपल प्लीजर्स जो हैं, इट्स आई नॉट से कि सिर्फ पीपल प्लीजर्स, लेकिन बाकी भी जो लोग हैं जिनको कि सप्रेशन की आदत है, हाँ। उनके अंदर जहाँ पर भी उनकी एनर्जी अटक रही है,
जो इमोशन की एनर्जी है आपकी बॉडी में जहाँ पर भी अटकेगी वहाँ पर इशू आएगा। अब ये देखा गया है काफ़ी हद तक, और इस पर बहुत रिसर्च हुई है कि जो एनर्जी है वो सर्टेन टाइप ऑफ इमोशन जो है वो सर्टेन जगह पे आके अटकेगा। अच्छा। लाइक अगर मैं बताऊं कि जब आपके अंदर एंगर है तो आपके जो जबड़े हैं ये थोड़े से टाइट रहेंगे और ये मालूम नहीं चलता है, ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको आदत हो जाती है जबड़े खींचने की। पेट में रहेगा अगर आपके अंदर डर है किसी बात का। अच्छा। और अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज के इंसान हैं तो आपके जॉइंट्स में अकड़न आ जाएगी। वो बोलते हैं ना अकड़ू आदमी है। अच्छा। तो वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं हम लोग वो जॉइंट्स की वजह से भी बोलते हैं कि भाई जॉइंट्स भी अकड़ जाते हैं। सो जितने भी ये मुहावरे हैं जो हमारी लैंग्वेज में हैं इनका पीछे कोई ना कोई रीज़न है। अच्छा। जैसे महंगाई होती है तो क्या होता है, महंगाई ने कमर तोड़ दी। और एक सर बोलते हैं कि गुस्से में दांत पीसना। हाँ, गुस्से में दांत पीसना वो क्या है, वो जबड़ा आपका टाइट हो रहा है। उस तरह से और भी है, बाल सफ़ेद होना, बाल मैंने धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं तो वो स्ट्रेस भी जो है वो आपके हेयर को या तो लॉस होगा या फिर आपका वाइट होंगे। आजकल विद इन 20s में यंग लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। कुल मेरे हो रहे हैं सर खुद के, क्योंकि आप स्ट्रेस में रहते हैं, परपेचुअल स्ट्रेस में हैं। सो ये मुहावरे जो हैं ये ऐसे ही नहीं बने हैं। तो सर क्या ये जो हमारी हेल्थ है ये हमारे इमोशनल बैकलॉग की तरफ भी इंडिकेट करती है? हाँ बिल्कुल, बहुत बार देखा गया है कि इमोशनल बैकलॉग की वजह से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। अब ये पता कैसे करेंगे कि ये आपके हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो लाइफस्टाइल से आ रहे हैं या फिर आपके इमोशनल बैकलॉग से? जब हम बोलते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, थोड़ा फास्ट फूड कम खाइए या फिर वॉक कीजिए, नींद पूरी कीजिए, ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस लाने के बावजूद अगर आपकी हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है सो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि जो आपका इमोशनल बैकलॉग है वो कहीं पर अटका हुआ है, उसमें कहीं बैकलॉग आ रहा है मतलब। हाँ, मतलब इमोशंस जो है वो आपके बैकलॉग्ड हैं कहीं पर। एक बार उस पर नज़र डालना अच्छा रहता है। सर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो लोग खुश भी कम होते हैं, वो हंसते भी नहीं है? कई ऐसे लोग देखे हैं जिनको बोलते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा रूड है, सिर्फ गुस्सा ही आता है उनको, खुश होना तो वो जानते ही नहीं है। एक हमने पहले बात की थी इमोशनल नंबनेस की। सो जब आप गुस्सा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप एक इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो बाकी इमोशंस भी आपके एक्सप्रेस नहीं होंगे। आपके अच्छे इमोशंस हैं वो भी आप एक्सप्रेस करने में आपको मुश्किल होगी। अच्छा। क्योंकि जब आप एंगर से भाग रहे हैं तो बाकी इमोशंस भी कहीं ना कहीं उनको भी रिलीज करने की जगह नहीं मिल रही है। तो वो दिखा तो देंगे कि स्माइल कर रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो खुशी है उसको जाहिर करने में थोड़ा सा उनको मुश्किल होती है। मतलब कहीं ना कहीं ये सारे इमोशन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। बिल्कुल, इमोशंस सब इंटरलिंक्ड है। आप एक इमोशन को पकड़िए, उसके पीछे पूरी लाइन बनती हुई आती है। हाँ। उनको जब निकालेंगे तो एक साथ ही निकलेंगे इमोशंस। आप गुस्सा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी खुशी भी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। सर हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी ने हमें बचपन से ही ऐसे सिखा रखा है कि गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन सर बड़े होते होते जब लोग बड़े हो जाते हैं बिल्कुल, तो उस स्टेज पे आके उनका जो एंगर है वो उनको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है फिर? क्योंकि बचपन से अब गुस्सा दबाना तो सीख गए, हाँ। लेकिन उम्र के साथ साथ अब वो हेल्थ को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। हाँ। ये तो ट्रू है, लेकिन अब करेगा किस तरीके से सर? देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गुस्सा करना बुरी बात है तो बोल दिया हमें बचपन में। अब गुस्सा करना बुरी बात है तो वो बच्चा जो है उसने कभी उस गुस्से को जाहिर करना सीखा ही नहीं। हाँ। एक्सप्रेशन उसको आया नहीं। क्योंकि क्या हुआ था बचपन में, जब बच्चे को गुस्सा आता है, छोटे बच्चे को, तो वो क्या करेगा, तोड़फोड़ करता है। हाँ। या टेंट्रम थ्रो करता है। तो हम या तो उसको चपत लगा देते हैं 2-3। हाँ। और या फिर उसको मारते हैं या तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारे को हाँ, डांट फटकार लगा के चुप करवा देते हैं उसे। कोई डांट फटकार मिल जाएगी, अदरवाइज कोई पनिशमेंट मिल जाएगी। हाँ। उसने ये देख लिया कि गुस्सा जो एक्सप्रेस करना वो सेफ नहीं है, क्योंकि मेरा नुकसान होगा। हाँ, फिजिकली हो चाहे मटेरियली हो, कोई भी। वो बच्चे को ने बस ये देखा कि एक कोई चीज़ हुई है,
मैंने गुस्सा दिखाया और मुझे ये पनिशमेंट मिली। अब जब वो एडल्ट हो गया तब भी उसके अंदर वही इश्यूज हैं कि वो गुस्सा दिखाने से डरता है, क्योंकि याद उसको वही है, पुरानी चीज, मैंने गुस्सा दिखाया था तो ऐसा हो गया था। तो अब भी उसके अंदर एक इंटरनल जो इनर चाइल्ड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर यही डर बैठा हुआ है अभी भी कि गुस्सा दिखाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। सो अब जब उनको गुस्सा एक्सप्रेस करना नहीं आता है तो वही चीज आएगी, साइकोसोमैटिक्स बोलिए चाहे साइंटिफिक रीजन बोलिए, फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम, आपके अंदर वो गुस्सा बैठता जा रहा है या जो भी इमोशन है वो बैठता जा रहा है। कहीं तो बैठेगा, बिल्कुल, कहीं तो आपकी बॉडी पे असर होएगा। अब वो जब असर होता है तो हेल्थ पे असर आएगा। बिल्कुल, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है। तो इसीलिए देखा गया कि एडल्टहुड में ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही सप्रेस करना वो भरता सीख गया लिया था। ना। हाँ, वो जो घड़ा जब तक आप भरते रहोगे तब तक तो ठीक है, जब भर गया घड़ा तो उसने छलकना ही है। बिल्कुल सर। और उन्हें फिर ऐसा लगता है कि अगर मैंने गुस्सा किया तो मुझे सिर्फ फिजिकली पनिशमेंट मिलेगी, पापा से, मम्मी से, या जो भी मेरे सामने कोई भी पर्सन होगा उससे। बट उन्हें वो नहीं पता होता कि जो इंटरनल उनकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होती है फिर उसकी वजह से। देखिए, वो पता होने वाला नहीं बोलूँगा मैं। बच्चा जो होता है वो लॉजिक नहीं देखता, बच्चा सिर्फ देख के सीखता है। आपके जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे बच्चा सीखता है। तो इसीलिए लैंग्वेज भी वैसे ही सीखता है ना, जो मदर टंग होती है वो सबसे आसानी से सीखता है, जो मदर बोल रही हो। सो वैसे ही जब वो देखते हैं कि मैंने गुस्सा किया था तो मेरे को एक पनिशमेंट मिली, ये नहीं देखेगा कि गुस्सा करना बुरी बात है, वो तो किसी ने बोला होगा, वो भी है, लेकिन गुस्सा करना मेरे लिए अनसेफ है। अच्छा। अब वो नहीं देखेगा कि मेरे को पनिशमेंट मिलेगी या कोई मेरे को डांटेगा, चाहे बॉस है चाहे कोई भी है, लेकिन उसके मन में बैठा होता है कि गुस्सा करना मेरे लिए अनसेफ है। अच्छा, बस ये, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि वो क्या सोच रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। कुछ होते हैं लोग ओवर थिंकर्स जो ज़्यादा सोच के कि क्या हो सकता है, कैसे होगा, क्या होगा, तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। ओवर थिंकर की तो सर दुनिया ही अलग है, उनके बारे में तो छोड़ो। तो उनके लिए अलग हो जाता है, लेकिन जो बेसिक थॉट प्रोसेस है वो यही है कि गुस्सा करना जो है वो अनसेफ है। सर अब यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा सप्रेस कर लेते हैं और फिर गुस्से में खुद को कोसते रहते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, है ना। तो वो लोग फिर किस तरीके से इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि सप्रेस तो उन्होंने कर लिया, निकाला भी नहीं, बट वो निकाला तो खुद पे ही निकाला, तो उनके दोनों तरफ से फिर उनको पनिशमेंट मिलेगी या जो भी है। इन लोगों को हम बोलते हैं इनर क्रिटिक। इनर क्रिटिक एक ऐसा एक साइकी होती है कि जिसमें आप कुछ भी कर रहे हैं तो अपने आप को आप टोक रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। हाँ। इनर क्रिटिक आया कहाँ से है? इनर क्रिटिक क्योंकि उनके शायद बचपन में या ग्रोइंग अप उनके पास में कोई एक इंसान था या बहुत सारे इंसान थे जिन्होंने उसको हर चीज़ में टोका है। जब उसने गुस्सा किया तो उसको बोला गया कि ये गलत है, जब वो ज़ोर से हंसा तो उसको बोला कि ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए। हाँ। अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो पढ़ाई कर ले, नहीं तो फेल हो जाएगा तो तू घास छीलेगा, ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। सो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये आपके अंदर बैठ जाती हैं। बिल्कुल। सो जब आपके अंदर बैठ गई तो ये इनर क्रिटिक का काम करती हैं। तो इनर क्रिटिक क्या करेगा? कुछ भी आप करोगे, मैंने यहाँ पर बैठा हूँ तो मेरे अंदर बोलेगा ठीक से बैठा नहीं है। मैंने कुछ बोल दिया, तूने ठीक से बोला नहीं। हाँ। मैंने कुछ खा लिया, ठीक से खाया नहीं तूने, या बहुत ज़्यादा खा रहा है, या लोगों को। सो ये सब थॉट प्रोसेस चलते रहेंगे उनके पीछे पीछे, और ये इनर क्रिटिक होता है और ये बहुत तंग करता है। सर गुस्सा करना हमारे लिए ठीक नहीं है, ये तो हमें पहले पता था, लेकिन आज ये भी पता चल गया कि गुस्से को दबाना भी ठीक नहीं है हमारी सेहत के लिए। तो सर क्या हम आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं लाइक माइंडफुलनेस, शैडो वर्क या इमोशनल डिकोडिंग के थ्रू हम हमारी हेल्थ को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, इमोशनल ये जो एंगर है इसको सप्रेस करने के बाद में? देखिए, माइंडफुलनेस जो बोलते हैं, आप अपने प्रेजेंट में प्रेजेंट रहें, उसको बोलते हैं।
कि अगर मैं कुछ खाना खा रहा हूँ तो खाना खाते खाते मैं किताब नहीं पढ़ूंगा या अपना मोबाइल नहीं देखूंगा। खाना खा रहा हूँ तो खाने का एक एक टेस्ट मैं लूँगा। वो माइंडफुलनेस हो जाती है। जब आप माइंडफुलनेस की स्टेट में होते हैं तो आपको एक रेस्ट की स्टेट आ जाती है। जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको हेल्थ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रेस जो था उससे आपको रिस्पाइट मिल जाता है। अब आते हैं शैडो वर्क में। शैडो वर्क टेक्निक जो है वो जो आपके पीछे का जो इमोशन है कहीं से भी हो, चाहे आपका बचपन से हो, वो इमोशन को समझने और उसको निकालने में काफ़ी मदद करता है। देन आते हैं आपके इमोशनल डिकोडिंग पे। तो इमोशनल डिकोडिंग भी यही है कि आपकी बॉडी आपको क्या बोलना चाह रही है। अच्छा। क्योंकि बॉडी हमेशा बोल रही होती है। जो सिम्टम्स हैं वो तो तब आते हैं जब बॉडी चीखना शुरू हो जाती है। हाँ। उससे पहले आपको बॉडी बोल रही होती है। सो जब आपकी बॉडी जो आपको बोल रही है वो आपका इमोशनल डिकोडिंग से काम आ जाएगा। देन बाकफ्ला रेमेडी आ जाती है जो कि आपको वो जो स्टक इमोशन है अच्छे से आराम से धीरे से उसको रिलीज करने में मदद करती हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं इसीलिए मैंने ये एक बुके बनाया हुआ है जो कि ऑल राउंड अप्रोच करें। हम सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ इमोशनल आपको एनर्जी हीलिंग दे दी या फिर सिर्फ बाकफ्ला रेमेडी दे दी या फिर सिर्फ आपको काउंसलिंग कर दी। ये सब चीज़ें एक साथ मिल के काम करती हैं तभी इनका अच्छा असर और लॉन्ग टर्म असर होता है। अब सर हमारे लिसनर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि गुस्सा दबाना तो ठीक नहीं, इस पर तो बात कर ली, लेकिन दबाना भी सर कहीं ना कहीं तो दबाना पड़ेगा ही क्योंकि मजबूरियां भी होती हैं कई बार। लेकिन सर अब उसको सेफली तरीके से रिलीज़ करना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए हमारे लिसनर्स क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि वो उनका गुस्सा निकल भी जाए और उनकी हेल्थ भी ठीक रहे? गुस्से को रिलीज़ कैसे करें? रिलीज़ करने के टूल्स बहुत हैं। अब डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा टूल अच्छा लगे या आपको कौन सा सूट करे। अब इसके लिए मैं एक तरीका बताऊंगा कि आप अपने हार्ट पे हाथ रखिए और सोचिए कि आपको किस बात का गुस्सा आया। सबसे पहले तो आप अपने आप से जो सेल्फ बिट्रेयल होता है, अपने आप को धोखा देना कि मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, हाँ। उस चीज़ से निकलेंगे कि मुझे गुस्सा आया। आप मानेंगे। तो जब आप मानेंगे कि गुस्सा आया, अब किस बात का गुस्सा आया वो आप पेपर पे लिखें। लिखते टाइम हो सकता है आपका पेन जो है ज़्यादा ज़ोर से आप दबाएंगे क्योंकि वो गुस्सा निकल रहा है। बिल्कुल। जिस तरीके से भी आप उसको लिखिए, बंद कीजिए, फोल्ड कीजिए और एक लंबी सांस ले लीजिए। उससे भी आपका गुस्सा काफ़ी हद तक रिलीज़ करने में मदद होगी। कुछ लोग होते हैं जो बुड़बुड़ कर लेते हैं, हाँ। चुपचाप बैठ के, वो भी ठीक है। जिस भी तरीके से आपको लगे कि गुस्सा निकल रहा है आप निकालिए। आपको लाइट फील होना चाहिए। अच्छा। तरीके बहुत हैं। यही मैं बोलूँगा कि गुस्सा जो है उसको एक्सप्रेस करना कोई बुरी बात नहीं है। गुस्सा कभी बुरा नहीं है। कोई इमोशन जो है मैं उसको ये नहीं बोलूँगा बुरा है। वो हमेशा कुछ ना कुछ आपके काम की चीज़ लाता है। अच्छा। अब जब आप गुस्से को दबा रहे हैं तो आप अपने आप को रोक रहे हैं। बिल्कुल। गुस्से को हम एक एनिमी नहीं मानेंगे। गुस्सा आपको कुछ बताने आ रहा है। बिल्कुल। और जब आप उस गुस्से को सुन लेंगे, गुस्सा ही बोलूँगा या गुस्से के अलावा भी कोई भी इमोशन जिसको हम सो कॉल्ड बैड इमोशन बोलते हैं, उसको जब आप सुनना शुरू कर देंगे तो आपकी जो बॉडी है वो चीखना बंद कर देगी। तो सर आपके बोलने का मतलब ये कि खुद को लाइट फील करवाना, चाहे गुस्से को किस तरीके से हम निकालें बाहर। देखिए, इमोशनली आप जब लाइट फील करते हैं तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। बिल्कुल। चाहे आपके वेट कितना ही हो, डाइट वगैरह के मतलब नहीं है, आप खुद ही आप लाइट फील करना शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट। इमोशन को या हमारे एंगर को सप्रेस ना करने के बहुत सारे प्रोस और कॉन्स हमने जाने कि नहीं सप्रेस करना चाहिए। गुस्सा भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है हमारी हेल्थ को जी। और ऑडियंस आप में से भी जो लोग गुस्से को सप्रेस करते हैं या अपने एंगर को दबाते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक इम्पैक्ट लेकर आता है। आप अपने गुस्से को निकालें, चाहे तोड़ें फोड़ें, चीखें चिल्लाएं, जो मैटर आपको करना है करें, बट गुस्से को रिलीज़ करें। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू।